हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो आज मैं शुरू कर रहा हूँ इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में जेड इफ़ेक्टिव या जेड स्टार। इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड इफ़ेक्टिव या जेड स्टार आईआईटी वालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक, तो इसमें होता क्या है, जो थ्योरी तो लिखी हुई है, मैं पहले आपको स्ट्रक्चर से समझाऊंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं कि इन मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़, मल्टी इलेक्ट्रॉन जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो, जैसे कि हाइड्रोजन या He+ या Li2+ जैसा नहीं, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, एक से ज़्यादा हों इलेक्ट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस लेसर अट्रैक्शन देन नंबर ऑफ द प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। थ्योरी देख लीजिए, मैं अभी स्ट्रक्चर के बेसिस पर समझाऊंगा आपको, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। फिर लिखा हुआ द डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ड्यू टू द इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स विच इज़ कॉल्ड द स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। जो फोर्स न्यूक्लियस का बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे लगना चाहिए उससे कम फोर्स लगता है, इसी को हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। डिक्रीमेंट इन द नेट फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन results in the decrements in the nuclear charge experienced by the outer shell electron. Net nuclear charge experienced by the outermost shell electron is called the effective nuclear charge. कोई बात नहीं है, ऐसी ये गाथा मुश्किल से ही समझ में आएगी। तभी मैं प्रयास करूँगा कि जेड इफेक्टिव क्या होता है। जेड माइनस सिग्मा, जेड तो उसका एटॉमिक नंबर हो गया किसी भी एलिमेंट का, तो एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो यहाँ लिखा हुआ है जेड क्या है, न्यूक्लियर चार्ज, और ब्रैकेट में आप लिख सकते हो नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगला जेड स्टार, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर, जो नया न्यूक्लियर चार्ज निकाल के लाएंगे हम, वो है। ठीक है, और सिग्मा क्या है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट या शील्डिंग कांस्टेंट। कोई बात नहीं है, ये जो पूरी बातें लिखी हुई हैं इसको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ आपको, ये कहना क्या चाह रहा है, सारी बातें लिखी क्या हैं। ध्यान से समझिए, मैं स्प्लिट स्क्रीन करके समझा रहा हूँ आपको कि जैसे कि ये कहना चाह रहा है कि ये रहा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ ये रहा शेल। ठीक है, मान लो ऐसे सेल बनाते चला जाता हूँ मैं इस तरीके से। उन्होंने बोला मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम होना चाहिए, तो मान लो अब सेल में कई भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, यहाँ एक हो गया, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे, इसमें भी कई इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके, इसमें भी कई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये जो न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगाएगा, इसको अपनी तरफ खींचना चाहेगा नहीं, लेकिन होगा क्या कि इसी के साथी, इस इलेक्ट्रॉन के जो साथी होंगे वो क्या करेंगे, इस पर अपोजिट फोर्स लगा देंगे, क्योंकि ये सेम चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन इस पर फोर्स लगा रहे होंगे अपोजिट वाला। ठीक, इस तरीके से ये इसको धक्का लगा रहे होंगे। ये कौन सा फोर्स मैं इस कलर से दिखा रहा हूँ, रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, तो ये वाला जो मान लो यहाँ इलेक्ट्रॉन है वो भी इस पर क्या लगा रहा होगा, रिपल्सिव फोर्स। तो ये वाला फोर्स कौन सा है, अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स। और ये वाला कौन सा है, रिपल्सिव फोर्स, जो इलेक्ट्रॉन लगा रहे हैं। अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेंगे और सेम चार्ज रिपेल करेंगे। तो हुआ क्या इससे, तो अब इस डेफिनेशन देखिए, इन मल्टी द डिक्रीज इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इस वाले में स्प्लिट स्क्रीन के इधर में आप देखिए कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, कि द डिक्रीज इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू द इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू द कॉल्ड द स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। यानी कि जो इस वाले ने फोर्स जितना इसका न्यूक्लियस का इस पर लगना चाहिए था उससे कम फोर्स लग रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इस पर रिपेल कर दे रहे हैं। तो इसी को बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग का मतलब होता है कि ये जो इनर वाले इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये वाली इस इलेक्ट्रॉन के और इस न्यूक्लियस के बीच में शील्ड का काम कर रहे हैं, ढाल का काम कर रहे हैं, यानी कि इन दोनों को अट्रैक्शन को कम कर रहे हैं। इसको बोलते हैं हम शील्डिंग इफेक्ट। फिर इस वाले स्प्लिट स्क्रीन में इधर देखिए, इधर लिखा हुआ है आपका द डिक्रीमेंट इन द नेट फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन रिजल्ट इन द डिक्रीमेंट इन द न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन सेल। नेट न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय द आउटर मोस्ट सेल इज कॉल्ड द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यानी कि जो फोर्स ये फील कर रहा है, अब जो फोर्स अब फील कर रहा है, यानी कि जो नया फोर्स इलेक्ट्रॉन के लगने की वजह से, उसे बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक, जेड इफेक्टिव क्या हो जाता है, जेड माइनस सिग्मा। समझ गए होगे, ये इलेक्ट्रॉन है, इस पर ये न्यूक्लियस, इस पर जो फोर्स लगाना चाह रहा होगा उतना फोर्स नहीं लगा पाएगा, क्योंकि इसके जो साथी इलेक्ट्रॉन है
वो इस पर अपोजिट फोर्स लगाएंगे। इसी की वजह से इस पर जो फोर्स लगना चाहिए इसे क्या बोलते हैं हम, शील्डिंग इफेक्ट। और जो नया फोर्स निकल के आएगा उसे हम जेड स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे। और जेड स्टार क्या कहलाता है, जेड स्टार यानी कि जेड इफेक्टिव इक्वल्स टू जेड माइनस सिग्मा। अब ये सिग्मा जो है इसकी कैलकुलेशन अपन को करनी पड़ेगी। तो यहाँ देखिए इसमें लिखा हुआ है स्क्रीनिंग विल बी कॉज्ड बाय द सेम सेल और इनर सेल इलेक्ट्रॉन ओनली। या तो ये जो सेल है ना इलेक्ट्रॉन के ए वाला सेल, या तो ये इसकी सेल के इलेक्ट्रॉन ही इसको रिपेल करेंगे या इनर सेल के इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे। नन ऑफ द आउटर सेल इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर दिस स्क्रीनिंग टू इनर सेल इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसके बाहर का कोई इलेक्ट्रॉन हुआ, मान लो यहाँ इलेक्ट्रॉन हुआ है, ये इसको रिपेल नहीं करेंगे, इसको इलेक्ट्रॉन जाने देंगे। आप समझ ही रहे हो, ये वाला तो अट्रैक्शन लगेगा लेकिन इस इलेक्ट्रॉन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर लिखा हुआ इलेक्ट्रॉन्स क्लोजर टू न्यूक्लियस आफ्टर द मोर शील्डिंग इज नॉन एज ए पेनिट्रेशन इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन जितना करीब होगा इलेक्ट्रॉन, मतलब जिस वाले सेल में के वाले में ज़्यादा अट्रैक्शन फील होगा, उससे कम एल में, फिर एम में, फिर एन में। अब उसके सेल के अंदर सब सेल में भी अगर देखा जाए तो एस सब सेल वाला ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेगा, पी वाला कम, फिर डी वाला उससे कम, एफ वाला उससे कम। इसे बोलते हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट। जो न्यूक्लियस का सबसे करीब उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस इलेक्ट्रॉन पर उस न्यूक्लियस चार्ज का सबसे ज़्यादा रहेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। फिर मैं देखता हूँ नेक्स्ट कि थ्योरेटिकल कैलकुलेशन ऑफ द स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा। जो सिग्मा था, ये सिग्मा इसकी है थ्योरेटिकल कैलकुलेशन करते हैं तो इसको बोलते हैं हम स्लेटर रूल। स्लेटर रूल के अकॉर्डिंग इन्होंने बोला कि जिसका भी सिग्मा निकालना है तुम्हें, तो सिग्मा निकाल लेंगे। तो जेड तो एटॉमिक नंबर तो पता ही है तुमको, एटॉमिक नंबर तुमको पता है, और सिग्मा हमने निकाल लिया तो जेड स्टार बराबर क्या हो जाएगा, जेड माइनस सिग्मा। यहाँ से हमारा जेड स्टार निकल आएगा। ठीक, तो इसकी कैलकुलेशन के लिए हम बात करते हैं राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सपांडेड फॉर्म, मतलब जैसे लिखा जाता है एक्सपांडेड फॉर्म 1s2 2s2 2p6। रीअरेंज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज फॉलो, इस तरीके से लिख लो 1s को अलग 2s 2p को अलग, यानी कि nsrp की ज़रूरत पड़ती है। 3s 3p, फिर 3d, 4s 4p, फिर 4d अलग, 4f अलग, 5s 5, यानी कि कहना यह चाह रहा हूँ कि np ns वाले साथ लिखो, सेम सेल के हों, और सेम सेल के nf और nd वाले अलग कर दो, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। देखो 4d अलग, 4f अलग, 5s 5p साथ में, 5d 5f अलग, इस तरीके से लिखो। जैसे जो लिखा जाता 1s2 2s2 वैसा नहीं। अभी समझाऊंगा क्यों। फिर क्या करो कि इफ़, अगर पहले देखता हूँ मैं कि ये क्वेश्चन से ज़्यादा समझ में आएगा। अभी आप कंफ्यूज रहेंगे, क्लास में भी यही होता है, पहले कंफ्यूज बहुत ज़्यादा रहेंगे आप इसमें। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट है इसका स्लेटर रूल का, थर्ड का ए, इफ़ सिग्मा ऑन द इलेक्ट्रॉन ऑफ NS और NP इज कैलकुलेटर, यानी कि जो अगर सबसे आउटर मोस्ट सेल में सिग्मा अगर कैलकुलेट कर रहे हो NS इलेक्ट्रॉन किस में, NS या NP सेल में, तो सिग्मा फॉर ईच इलेक्ट्रॉन ऑफ NS एंड NP अदर देन 1 इज 0.35। अदर देन 1 का मतलब है, ये अदर देन 1 का मतलब है कि ये टेस्ट इलेक्ट्रॉन होगा। टेस्ट इलेक्ट्रॉन क्या होता है अभी समझाऊंगा मैं। टेस्ट इलेक्ट्रॉन जैसे कि ये जो इलेक्ट्रॉन था यहाँ पर जिस पे तुम फोर्स कैलकुलेट कर रहे थे, इसको बोलते हैं टेस्ट इलेक्ट्रॉन। जिस पर फोर्स कैलकुलेट कर रहे थे इसे बोलते हैं हम टेस्ट इलेक्ट्रॉन। तो अदर देन 1 का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया जाए और बाकी सब में क्या निकाल, सबको मल्टीप्लाई किससे कर दिया जाए, 0.35 से। सिग्मा फॉर ईच इलेक्ट्रॉन ऑफ NS एंड NP इलेक्ट्रॉन्स अदर देन 1 है 0.35। वो अदर देन 1 का मतलब है वो टेस्ट इलेक्ट्रॉन है जिस पर तुम फोर्स कैलकुलेट करोगे। सिग्मा फॉर ईच इलेक्ट्रॉन ऑफ n-1 सेल, चाहे कोई भी हो n-1 में, चाहे D हो चाहे P हो, कोई भी हो, उसे 0.85 से मल्टीप्लाई कर दो। सिग्मा फॉर ईच इलेक्ट्रॉन फॉर n-2 सेल, n-2 में चले आओ तो उसे 1 से मल्टीप्लाई कर दो बस। और बाकी जो सिग्मा फॉर ईच आउटर सेल, जैसे कि n है और n+1, इसके लिए क्या हो जाएगा, सिग्मा 0 हो जाएगा क्योंकि इस पर कोई फोर्स लगाएगा ही नहीं। ठीक है, अब कैलकुलेट करते हैं सिग्मा फॉर द इलेक्ट्रॉन इन ND एंड NF इज कैलकुलेटेड। सिग्मा फॉर ईच इलेक्ट्रॉन ऑफ ND एंड NF आउटर देन 1 अदर देन 1, अदर देन मतलब भाई टेस्ट इलेक्ट्रॉन। टेस्ट इलेक्ट्रॉन के अलावा कितने भी इलेक्ट्रॉन हो उन्हें मल्टीप्लाई कर दो 0.35 से। और सिग्मा फॉर ईच इलेक्ट्रॉन ऑन LHS एंड ND एंड NF ऑल इनर सेल इज 1। जो भी ND या NF के अंदर जितने भी बचे हों उनको मल्टीप्लाई कर दो आप 1 से। ठीक, यानी कि ये बहुत सिंपल हो जाता है। क्वेश्चन करूँगा तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक, यहाँ लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, फाइंड द जेड स्टार द बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द नाइट्रोजन।
वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो सबसे पहले क्या लिखा मैंने सबसे पहले लिखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1s2 2s2 2p6। अब वैलेंशियल इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन हुआ, तो इस तरीके से देखो लिख लिया गया है, देखो ये लिखा हुआ है नीचे। तो n इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, दिख रहा है। इसमें NS या NP में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। ये NS है और ये NP है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 और ये 3, 5 इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें एक टेस्ट इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यानी कि नाइट्रोजन इस तरीके से, ये नाइट्रोजन के 7 प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, 1 2 3 4 और ये 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। 5 में से जो आउटर मोस्ट शेल वाले जो 5 हैं, ये वाले 5 में से एक टेस्ट इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसे मान लो आप टेस्ट इलेक्ट्रॉन, इस पर फोर्स कैलकुलेट करना, तो कितने बचे, 4 बचे ना। तो NS या NP में बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक तो टेस्ट इलेक्ट्रॉन चला गया, तो 4 बचे। 4 को मल्टीप्लाई कर दो 0.35 से, 0.35 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों किया ये 0.35 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये बोला गया था कि सिग्मा फॉर ईच इलेक्ट्रॉन ऑफ द NS एंड NP अदर देन 1 इज 0.35, इसीलिए NS NP के इलेक्ट्रॉन को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 0.35 से। और n-1 वाले को 0.85 से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या किया मैंने, n, ये तो n हो गया और ये n-1 है, यानी कि 1 आया ना, तो n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो 2 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 0.85 से, तो कैलकुलेट करके आया सिग्मा 1.7 प्लस 1.4, यानी कि सिग्मा इज टू 3.1। तो जेड स्टार हो जाएगा आपका Z माइनस सिग्मा, दैट इज 7 माइनस 3.1, तो जेड स्टार आया आपका 3.9। तो ये सेम अट्रैक्शन फ्रॉम न्यूक्लियस, अट्रैक्शन तो जो जैसा फील होता है वैसे, तो लेकिन इफेक्टिव क्या आया, ये 3.9 होना क्या चाहिए था, 7। जितना फोर्स लगना चाहिए था 7 के बराबर, लग कितना रहा है, 3.9 के बराबर, ये कहना चाह रहा है ये। फाइंड द जेड स्टार, यानी कि जेड इफेक्टिव फॉर 4s 3d 3p 3s इलेक्ट्रॉन ऑफ द आयरन। तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं 4s की, स्प्लिट व्यू में समझाता हूँ मैं आपको। पहले नंबर बात करता हूँ मैं फॉर 4s। तो आयरन की बात करूँ, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या लिखोगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। तो एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख दिया, लेकिन जैसे मैंने बताया था वैसे लिखो इसको, 1s2, इसे बंद कर लो 2s2 एंड 2p6 को, फिर 3s2 3p6 को, फिर क्या करोगे 3d को 6 को अलग बंद कर दो, और 4s2, यानी एक तुम्हें इलेक्ट्रॉन किस में निकालना है, ये तुम्हें निकालना है फोर्स ये 4s2 के एक इलेक्ट्रॉन में से। तो ये तो हो गया NS वाला फार्मूला लगेगा इसमें, और ये हो गया आपका n-1, ये n-1 हो गया, और ये हो गया आपके n-2 के अलावा जितने भी उन्हें सबको मल्टीप्लाई कर दो 1 से। ये तो n-2 हो गया, लेकिन n- भले 3 हो जाएगा ये, लेकिन तब भी आप इसको मल्टीप्लाई करना है आपको 1 से ही। तो ये NS हो गया, NS, तो n में एक तो टेस्ट इलेक्ट्रॉन हो गया, ये एक टेस्ट इलेक्ट्रॉन हो गया, तो बचा एक इलेक्ट्रॉन, इसे मल्टीप्लाई कर दो 0.35 से। अब यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन बचे, n-1 में 6 और 6 12 और प्लस 2 कितने हो गए, ये 14, इन्हें मल्टीप्लाई कर दो 0.85 से, ठीक। अब प्लस यहाँ कितने आए, 6 + 2 + 2 n-2, और जो भी रेदर देन हो उसके अलावा, तो 10 × 1, ठीक। तो इसको क्या देखो यहाँ लिखा हुआ 10 × 1 14 × 0.085 1 × 35, तो क्या हो जाएगा 10 + 11.9 + 0.35, ये जुड़ के आ जाएगा 12.25। तो जेड स्टार क्या निकल के आएगा, एटॉमिक नंबर्स आयरन का कितना होता है 26 - 22.25, ये कितना हो जाएगा 3.75, ठीक है। अब आता है सेकंड पे 3d इलेक्ट्रॉन के लिए। अब देखो मैं बार बार नहीं लिखूंगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, 3d के लिए क्या देखोगे आप, 3d के लिए अगर मैं देखूं तो अब ये 3d रहा आपका ये, ठीक है। तो 4s तो इस पर कोई फोर्स लगाएगा नहीं, तो इसको तुम भूल जाओ यहीं से। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके, 6 इलेक्ट्रॉन है। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 3d में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें एक टेस्ट इलेक्ट्रॉन हो जाएगा आप,
अब टेस्ट इलेक्ट्रॉन इसमें उसमें हो जाएगा टेस्ट इलेक्ट्रॉन, तो एक टेस्ट इलेक्ट्रॉन और 3D में कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 5। 3D में कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 5। 3D में जब 5 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, इसकी कैलकुलेशन आप यहाँ से नोट कर ले सकते हैं, इसलिए मैं इधर मिटा रहा हूँ। 3D में जब 5 इलेक्ट्रॉन बचे हैं बेटा, तो 3D वाले इलेक्ट्रॉन को 5 को मल्टीप्लाई कर दो 0.35 से, और रेदर देन जो भी बचे हों 3D के अलावा जो भी बचे हों LHS में, देखो फॉर्मूले में क्या लिखा था, 3D वाले की अगर कैलकुलेशन करना है ND या NF की, तो LHS साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं उन्हें मल्टीप्लाई कर दो 0.1 से। तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? यहाँ 6 + 2 8, 8 + 6 14, 14 + 6 14 + 2 16, 16 + 2 18, 18 × 1, तो कितना हो जाएगा? 18 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आ जाएगा आपका 1.75, ये आ जाएगा आपका 19.75। ये जेड स्टार आएगा आपका 26 - 19.75 = 6.25, ये आ जाएगा। इतना फोर्स लगता है, और लगना कितना चाहिए था? इसके बराबर। लग कितने रहा? इसके बराबर। अब इसने पूछा 3p इलेक्ट्रॉन, तो 3p ये रहा तुम्हारा। अब इसको यहाँ से मैं घटा देता हूँ, मैं जो भी मेरे काम का नहीं, इसको हटा दिया मैंने। अब क्या करोगे तुम? 3p इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा है, इसके लिए तो यहाँ ये NS/Np बन गया, ये NS and Np। तो Np यानी कि 3p, तो उससे टेस्ट इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे? 5 इलेक्ट्रॉन p में बचे। तो NS और Np के इलेक्ट्रॉन को, यानी कि टेस्ट इलेक्ट्रॉन एक निकल गया, तो बच्चे कितने इलेक्ट्रॉन इसमें? NS और Np2, NS2 Np5 मान लो इसको। तो इसमें कितने बचे इलेक्ट्रॉन? N में 2 + 5 7 × 0.35, 7 × 0, 7 कहाँ से आए? ये 8 इलेक्ट्रॉन थे ना टोटल, 8 में से एक चला गया टेस्ट इलेक्ट्रॉन में। अब बचा N-1, ये कितना बचा? N-1, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 × 0.85, ठीक। अब जो बचा ये N-2, ये N-2 बचा, तो 2 × 1, इसको जोड़ दो, तो 2 × 1 हो गया 2 + 0.85, इसको जोड़ लो, कितना हो जाएगा ये आपका? 6.8 मल्टीप्लाई करके और प्लस 1.75। एक मिनट, ये थोड़ी इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक है। 5 × 0.35 नहीं होगा, इसमें 7 × 0.35 होगा, ठीक, 7 ही होगा। तो उसको आप देख लेना, यहाँ 7 × 0.35 करके जो कैलकुलेशन है उसको आप सही करके लिख लेना, ठीक। उसके बाद आपके लिए क्वेश्चन है लिथियम के लिए, पोटेशियम के लिए, सोडियम के लिए, मैग्नीशियम के लिए, इसे खुद से करें। और मैं अभी देता हूँ ऑब्जर्वेशंस ऑफ स्लेटर। स्लेटर ने क्या ऑब्जर्व किया कि जेड स्टार यानी कि जेड इफेक्टिव इंक्रीजेज बाय 0.65, यानी कि 0.65 ऐड करते चला इन ए पीरियड इन सेकेंड एंड थर्ड पीरियड। सेकेंड और थर्ड पीरियड में इन्होंने लेफ्ट से राइट जाने पर देखा कि 0.35 से ये इंक्रीज कर रहा है। तो अब देखिए ध्यान से, ये क्या है? सेकेंड पीरियड है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो लिथियम का इन्होंने निकाला अभी 1.3, लिथियम का निकाला 1.3, लिथियम का निकाल के भी देख सकते हो आप, तुम कितना हो जाएगा? 1s2 2s1, तो ये हो जाएगा N, ये हो जाएगा NS, ये हो जाएगा N-1। तो इसके मल्टीप्लाई करते हो, ये तो टेस्ट इलेक्ट्रॉन होगा, इसको छोड़ दो, तो कितना हो जाएगा? 2 × N-1, तो 2 × 0.85, एक मिनट, 0.65 नहीं आना चाहिए था, N × N-1, लिथियम का हो जाएगा 1s2 2s1, दैन 2s1 का इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा ये आपका 1, तो टेस्ट इलेक्ट्रॉन हो गया, तो बचे आपके 2 N-1, N ये हो गया N-1, तो 1.7 आना चाहिए, 1.3 क्यों लिखा हुआ है? कोई बात नहीं, इनके ऑब्जर्वेशंस को देखते हैं हम।
कि लिथियम से यहाँ जाओगे तुम तो आ जाएगा ये आपका 1.3 देख रहे 1.95 0.6 ऐड करते चले जाओगे, इसमें इधर बढ़ते चले जाओगे। और सेकंड देखा उन्होंने कि आप सेकंड पीरियड से थर्ड पीरियड में आओगे तो 0.9 का डिफरेंस आएगा, 0.9 से बढ़ेगा। और देखा उन्होंने कि जेड स्टार रिमेनिंग कांस्टेंट इन ए ग्रुप ऑन मूविंग थर्ड पीरियड से सेवन्थ पीरियड तक। ये थर्ड पीरियड रहा, थर्ड से यहाँ तक आ जाएगा आप सेवन्थ पीरियड तक, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। दैट इज़ 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.85 2.85 2.85 2.85 in 2 electron species like hydrogen lithium plus in 2 electron species like lithium Li2 plus barium 2 plus screening constant of the one electron is other is 0.30। ठीक, तो सिग्मा बराबर 0.3 हो जाएगा एंड नॉट फॉर 0.3 0.35 नहीं होता है, ये 0.3 होता है। तो इसको कैलकुलेट करने पर आया हमारा 2 - 3 दैट इज़ 1.7। एक मिनट इसको मैं कैलकुलेट करके देता हूँ। लिथियम का आ जाएगा आपका, सॉरी एक मिनट में देखता हूँ, सिग्मा फॉर द लिथियम दैट आएगा, अभी गलत हो रहा था, तो ये आएगा आपका 1s2 2s1। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा 0.85 × 2, ये हो जाएगा आपका 1.7। तो 3 - 1.7, हाँ सही है 1.3 आएगा। मैं गलती ये कर रहा था कि ये इसे मल्टीप्लाई करके मैं छोड़ दे रहा था, तो ये 1.7 आएगा। तो z - 1.7, z इज़ द 3 - 1.7, तो कितना आ जाएगा आपका 1.3। तो 1.3 इसमें आप ऐड करोगे 0.65, कितना हो जाएगा 1.95, फिर से 0.65, ये बन जाएगा 2.6। ऐसे बढ़ते चले जाओगे तो फ्लोरीन तक हो जाता है। इधर से इधर लेफ़्ट से राइट जाने पर एक पीरियड में, कौन से पीरियड, सेकेंड एंड थर्ड में जेड इफेक्टिव बढ़ता है, ठीक है, और थर्ड पीरियड में भी 0.65 से इंक्रीज होता है। बट टॉप टू बॉटम सेकेंड से थर्ड पीरियड आने पर ये 0.9 से बढ़ता है। कितने से बढ़ता है 0.9 से, यहाँ लिखा हुआ है बेटा साफ 0.9 से बढ़ता है। लेकिन थर्ड पीरियड से सेवन्थ पीरियड तक ये कांस्टेंट रहता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, थर्ड पीरियड से सेवन्थ पीरियड तक जेड स्टार सबका कांस्टेंट रहता है। कितना होता है, फर्स्ट ग्रुप का तो रूल रहता है 2.2, सेकेंड ग्रुप वालों का रहता है 2.85। और ये वाली बात जो है इसका मैं समझा देता हूँ कि जैसे एग्जांपल ले लो तुम, हीलियम में कितना हो जाएगा, तो हीलियम का कितना होता है प्लस ये न्यूक्लियस चार्ज, और यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन माने जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये। इस वाले इलेक्ट्रॉन पर ये फोर्स लगाएगा, तो इसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा 1s2। तो इसका एक तो टेस्ट इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, बचा कौन, ये इलेक्ट्रॉन बचा ना। तो इसको 0.35 से मल्टीप्लाई ना करके 0.30 × 1 किया जाएगा, तो जाएगा 0.3, यानी कि सिग्मा फॉर द हीलियम आएगा 0.3 एंड सिग्मा फॉर हीलियम 0.3। तो जेड स्टार कितना आ जाएगा, जेड स्टार हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2 - 0.3 हो जाएगा आपका 1.7। तो ये वाली बात ध्यान रखें, इसमें 0.35 ना हो के 0.35 ना हो के क्या हो जाता है 0.3 हो जाता है। ठीक, अकॉर्डिंग टू स्लेटर, एक चीज़ और इन्होंने बोली, अकॉर्डिंग टू स्लेटर सिग्मा एंड हेंस लेटर सिग्मा एंड हेंस जेड स्टार ऑन NS एंड NP इलेक्ट्रॉन इज सेम। 3s इलेक्ट्रॉन फॉर द आयरन बराबर जेड इफेक्टिव ऑफ द 3p ऑफ द आयरन, दैट इज चाहे NS का निकाल लो चाहे NP का निकाल लो, दोनों का सेम ही रहेगा। चाहे NS निकालो चाहे NP निकालो, दोनों का सेम ही रहेगा। ये बात उन्होंने बोली। प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्या बोला कि इन ए पीरियड ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट proton increases by 1 and effective of the proton is 100%, while number of electron increases by 1 but effect of the electron is less than 100% since electron is movable. Proton increases by 1, effect of proton 100%, इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट कम होता है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि लेफ्ट से राइट जाने पर एटॉमिक साइज में नंबर, देखो प्रोटॉन तो सीधे एक बढ़ा, लेकिन प्रोटॉन सीधे क्या बढ़ा, एक बढ़ा, और इलेक्ट्रॉन एक बढ़ा। ठीक, प्रोटॉन तो क्या होगा सीधे 100% बढ़ चुका है, जैसे कि हाइड्रोजन का क्या था 1 और हीलियम का कितना हो गया सीधे 2। ठीक है, तो लेफ्ट से राइट जाने पर ओवरऑल एटॉमिक नंबर क्या हुआ, एटॉमिक नंबर बढ़ा तो जेड इफेक्टिव भी बढ़ा। लेफ्ट से राइट जाने पर एटॉमिक नंबर बढ़ा और जेड इफेक्टिव भी बढ़ा, क्योंकि उसी सेल में एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ बढ़ा दोगे, उससे इतना फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि न्यूक्लियस पे सीधे सीधे आपने एक प्रोटॉन बढ़ा दिया है,
न्यूक्लियस पे जैसे सीधे सीधे आपने एक प्रोटॉन बढ़ाया है तो क्या हुआ है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया उसने और उसको और ज़्यादा तरीके से अपनी तरफ फोर्स ज़्यादा लगाया। ऑल्सो नंबर ऑफ सेल रिमेन सेम एंड जेड इफेक्टिव इज इंक्रीजेज। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा लेफ्ट टू राइट जाने पर आप ये मानो कि जेड इफेक्टिव हमेशा बढ़ता है। कितने से बढ़ता है, 0.65 से बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि प्रोटॉन बढ़ते हैं, प्रोटॉन ज़्यादा बढ़ते हैं, क्योंकि प्रोटॉन का सीधे 100% इफेक्ट पड़ता है। इलेक्ट्रॉन एक एक बढ़ रहा है, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। इन ग्रुप ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन एस ब्लॉक जेड इफेक्टिव बढ़ता है स्लाइटली। सो इंक्रीज इन सेल नंबर डोमिनेट्स स्मॉल इंक्रीज इन जेड इफेक्ट, हेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डाउन द ग्रुप। इनका कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, जितना मैंने पढ़ाया है उससे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो आप ज़्यादातर इंपॉर्टेंट बात रखें। ए वाला पहली लाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी और जो भी इफेक्ट पड़ता है वो मैंने आपको लिखा दिया है। तो अगले में बात करता हूँ पीरियोडिक ट्रेंड्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करते रहिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ें और रह गई थी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, उनको मैं पिछले लेक्चर में बताना भूल गया था। इस चीज़ों का ध्यान रखें। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या होता है, सबसे पहले बात करता हूँ मैं, क्या होती है डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है कि ग्रुप 1 के कुछ एलिमेंट्स जैसे कि लिथियम ग्रुप 2 के सेकेंड पीरियड थर्ड पीरियड से जैसे कि मैग्नीशियम से डायगोनल रिलेशनशिप दिखाते हैं। और इसका ग्रुप 1 का जैसे ग्रुप 2 का बेरिलियम है वो डायगोनल रिलेशनशिप दिखाता है एल्यूमिनियम से ग्रुप नंबर 13 वाले के। ठीक है, और इसका जो बोरॉन है वो ग्रुप नंबर 14 वाले के ग्रुप नंबर 14 वाले के सिलिकॉन से क्या दिखाता है, एक डायगोनल रिलेशनशिप। होता क्या है कि ड्यू टू द सेम आयनिक पोटेंशियल देयर आर 3 पेयर्स विच हैव द सिमिलर प्रॉपर्टीज विद डायगोनल एलिमेंट टू ईच अदर। दे आर कौन कौन से, 3 पेयर, इनको ध्यान रखो। होता क्या है कि जैसे कि डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब ये है कि लिथियम मैग्नीशियम से दिखाता है। लिथियम कार्बोनेट भी ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, मैग्नीज कार्बोनेट भी ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, इसलिए एक तरीके से एक प्रॉपर्टी कुछ मैच करती है, इसीलिए उन्हें बोल देते हैं हम डायगोनल रिलेशनशिप। अगला आता है ब्रिजिंग एलिमेंट। पीरियड नंबर 3 एलिमेंट्स आर नॉन एज द ब्रिजिंग एलिमेंट। पीरियड नंबर 3 एलिमेंट्स आर नॉन एज द ब्रिजिंग एलिमेंट एज दे हैव द बैलेंसीज सिमिलर टू सब ग्रुप ए एंड बी। जैसे कि हमने मेंडलीव में ए एंड बी बताया था ना, तो दोनों की बैलेंसी सिमिलर, इसकी बैलेंसी और इसकी बैलेंसी के जैसे होते हैं एलिमेंट। ठीक है, दोनों की बैलेंसी के सिमिलर होती हैं, तो यानी कि कैसे क्या बोलते हैं, ब्रिजिंग एलिमेंट। पीरियड नंबर 3 वालों को जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इन लोगों को क्या बोलते हैं हम, ब्रिजिंग एलिमेंट। ठीक, नेक्स्ट आता हूँ टिपिकल एलिमेंट्स। पीरियड थर्ड से फिर से है। पीरियड थर्ड एलिमेंट आर नॉन एज टिपिकल एलिमेंट्स एज दे रिप्रेजेंट द मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द रेस्पेक्टिव पीरियड्स। यानी कि रेस्पेक्टिव पीरियड्स जैसे कि मैं बात करूँ हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो यहाँ से यहाँ तक साइज़ बहुत धीरे से घटता है, लेकिन ये बहुत बड़ा साइज आता है और फिर यहाँ से एक सही रेशियो में साइज बढ़ता चला जाता है। तो जो भी इस पीरियड की प्रॉपर्टी हैं, इस ग्रुप की प्रॉपर्टी हैं, वो ये सबसे बेहतरीन तरीके से दिखाता है। सोडियम पे डिपेंड करती हैं सारी प्रॉपर्टी, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं हम, टिपिकल एलिमेंट। सोडियम पे ही नहीं करती हैं, इस ग्रुप में जो भी थर्ड पीरियड का होगा उसी के ऊपर डिपेंड करती हैं ये प्रॉपर्टीज, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं हम, टिपिकल एलिमेंट्स। किसको, पीरियड नंबर 3 वालों को। नेक्स्ट आता हूँ ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। यूरेनियम Z=92 इज द लास्ट नेचुरली अकरिंग एलिमेंट। लास्ट नेचुरली अकरिंग एलिमेंट है ऑल द एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 92। एटॉमिक नंबर 92 के बाद जो भी हैं वो मैन मेड एलिमेंट हैं। एटॉमिक नंबर 92 के बाद मैन मेड एलिमेंट हैं, उन सबको क्या बोलते हैं, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। ठीक है, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट होता है। और ये वाली बात तो 11 गैसियस एलिमेंट होते हैं, 2 लिक्विड एलिमेंट्स होते हैं। मुझे शायद याद आ रहा है कि मैंने आपको ये पढ़ा दिया है लास्ट लेक्चर में, तो तब के लिए आप पढ़ते रहें इसको। थैंक यू। सिलेक्टर रूल को रिवाइज करें, इसके क्वेश्चन एडवांस वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पिछले लेक्चर का मैं लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ताकि आप उसको रिवाइज कर सकें। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू, गुड नाइट।